हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक्स फॉर एग्जाम। जैसा आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, DFCCIL के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, DFCCIL के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे 2016 में हुआ था और एक आपका 2018 में हुआ था। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है, इस टाइम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है 2018 वाला। डेट क्या थी पेपर की डेट थी आपकी 11/11/2018। ठीक है, 11/11/2018 में ये पेपर हुआ था। आज उस पेपर का हमने जो है ना नेटवर्क का पार्ट डिस्कस कर लिया है। नेटवर्क के 24 क्वेश्चन आते हैं, वो हम पार्ट 1 में करा चुके हैं। उसके बाद आपके जो है नेटवर्क हो गया, ठीक है, और नेटवर्क के बाद हमने 24 क्वेश्चन किए थे आपके। अच्छा, हम मेजरमेंट आज कौन सा है, आज आपका मेजरमेंट होगा और कंट्रोल होगा। ठीक है, नेटवर्क हो चुका, मेजरमेंट कंट्रोल आज हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद भी आपको कुछ पार्ट बचेंगे, वो सभी हम जो है धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, हम मशीन भी कर चुके हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट कर चुके हैं, वो मशीन आपके हो चुका है। मशीन के भी 24 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इस तरीके से हम सभी पार्ट्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। आज कौन सा है, आज इसका पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए इतने पार्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, और डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बताया, सीधा आंसर लगाया, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बैकग्राउंड नॉलेज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन सेम ना बन के दूसरा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन पलट पलट के आते रहते हैं। और एक बात और आपने देखी होगी, DFCCIL के जो आपका पेपर आया हुआ है उसका लेवल डायरेक्टली मैच हो रहा है किससे, SSC JEE से। ठीक है, तो SSC JEE की यदि आप प्रीवियस ईयर लगा लोगे सारे, तो आपका यह DFCCIL का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। देखिए, SSC JEE का जो टेक्निकल पार्ट आता है, ठीक है, SSC JEE का जो टेक्निकल आता है यानी इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट आएगा, उस पार्ट को आप इजीली, अगर मतलब उस पूरे पार्ट को आप अच्छे से, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं वे कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका DFCCIL का एग्ज़ाम का जो टेक्निकल पार्ट है वो आराम से कवर हो सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे DFCCIL का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि 96 क्वेश्चन तो आपके आएंगे टेक्निकल के। ठीक है, और 24 क्वेश्चन किसके आते हैं, नॉन टेक्निकल के। ठीक है, तो मैं आपका ये टेक्निकल पार्ट पूरा कराऊंगा। तो अगर आप 96 क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से कर लेते हैं, 96 क्वेश्चन वाला पार्ट, तो आप नॉन टेक्निकल पार्ट को एक बिल्कुल इजी वे में भी लेते हैं तो भी आपका जो है ना आराम से ये पूरा पूरा कवर हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने मान लिया 24 में से लगभग ओनली 15 या फिर 10 भी क्वेश्चन किए, और ये वाला आपका 96 में से 80 से 90 के बीच करिए आए आप। ठीक है, यानी 85 करिए आए आप, तो आराम से आपका जो स्कोर बन जाएगा वो यहाँ पे 95 क्वेश्चंस का बन जाएगा 120 में से। बहुत अच्छा स्कोर है फिर भी। ठीक है, और हो सकता है आप, अब तो मैंने नॉन टेक्निकल तो मैंने 24 में से 10 लगाए हैं, हो सकता है कि अगर आप नॉर्मल प्रिपरेशन करें तब भी आप 15 तो कम से कम कर ही सकते हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल में क्या क्या आपका जीके भी है, ठीक है, रीजनिंग भी है, ठीक है, और आपका साइंस भी है, हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो 24 में कैसे बढ़ जाएंगे, छः छः चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आराम से आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपने टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कर लिया तो पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपका टेक्निकल पार्ट कुछ ऐसे प्रिपेयर कराऊंगा कि जैसे ही आपका ये जो है प्रीवियस ईयर कंप्लीट होगा DFCCIL का, तो हम SSC JEE के सब्जेक्ट वाइज शुरू कर देंगे। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट उठा लेंगे आप नेटवर्क के हम जितने भी SSC JEE के आज तक क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस को उनकी बैकग्राउंड नॉलेज के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं SSC JEE के क्वेश्चंस ही उठा उठा के डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है, आज का पहला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट आर प्राइमली यूज एज। देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर। क्या यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर। देखिए, वाट मीटर पावर मेजरमेंट के लिए, ओम मीटर आपका रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, और ये जो आपका एमीटर होता है ये आपका करंट के मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे इसकी बैकग्राउंड नॉलेज तक बिल्कुल डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटिंग मीटर आर यूज फॉर द मेजरमेंट। अब इंटीग्रेटिंग मीटर होता क्या है, देखिए, इंटीग्रेटिंग मीटर बोलते हैं जैसे कि आपने आज कुछ काम किया और हमारे से पूछ लिया जाए कि नेक्स्ट डे हमारे से पूछ लिया जाए
कि आप पिछला भी काम इसमें ऐड करके बताओ कि टोटल आज तक कितना काम हो गया। उससे अगले दिन फिर पूछ लिया जाए कि आपने 3 दिनों में कितना काम करा, मुझे पूरा ऐड करके बता दो। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग करना। तो जब इंटीग्रेटिंग मीटर का क्या काम है कि आपका पिछला जितनी भी आपकी पावर है उन सबको ऐड करता रहता है। ठीक है, तो ये काम किसका है? ये काम होता है आपका एनर्जी मीटर का। ठीक है, एनर्जी मीटर कौन सा? ये जो आपके घरों में मीटर लगे होते हैं ना, ये घरों में जो मीटर लगे होते हैं जिस पे आप देखते हैं कितने यूनिट हमारी बिजली आई है, इसको बोलते हैं हम क्या? एनर्जी मीटर। क्या बोलते हैं? एनर्जी मीटर। क्योंकि इसमें पावर इनटू टाइम, पावर टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती रहती है। क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम होता है। तो जितनी पावर आप खर्च करते हो कितने टाइम के अनुसार है, तो उसको क्या करता है? कैलकुलेट करता रहता है और इंटीग्रेट करता रहता है। आप महीने में यूनिट देखते तो आपको पूरे रहता है पूरे महीने में कितनी बिजली खर्च हुई है। तो इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग टाइप मीटर। तो कौन सा मीटर होता है? ये एनर्जी मीटर होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टू एंश्योर द सेफ्टी व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड। अर्थिंग इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस कितना होना, कैसा होना चाहिए सेफ्टी के पर्पज़ से? अब देखिए, जो आपका अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है, अगर आप उसका रेजिस्टेंस हाई कर दोगे, ऑब्वियसली बात है कि जो करंट होता है वो लो रेजिस्टेंस की तरफ फॉलो करता है। तो अगर आप इसका रेजिस्टेंस हाई कर दोगे तो हाई रेजिस्टेंस की तरफ तो करंट फ्लो का अवॉइड करता है, तो यहाँ पे तो करंट आएगा नहीं, करंट वैसे फैल जाएगा। और हमें क्या करना है? हमें तो अर्थिंग किस लिए लगाई है? कि सारा करंट यहाँ को फ्लो हो सके। तो इसलिए रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन आपका सेकंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एन इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट फाइंड इट्स मेजर यूजेस। मतलब जो आपका इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्राइमरीली आपका मेजर यूज कहाँ पे होता है इसका? देखिए, मेजर यूज पूछा है। अब मेजर यूज उसका स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है और ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट्स में। एक्चुअली ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट्स में आपको बता दूं कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो जिनका कैलिब्रेशन हमने कर लिया डीसी के लिए। क्या कर लिया? कैलिब्रेशन डीसी के लिए कर लिया। तो उनका कैलिब्रेशन डीसी के लिए कर लिया, और अगर हम उन्हें एसी के लिए यूज करते हैं तो हमें दोबारा कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही सेम हम एसी में भी यूज कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स। तो एज ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट और स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या यूज कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रोडायनमोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका A741 ओपैम्प इज हैज कितनी पिन होती है? तो स्टैंडर्ड है कि इसमें 8 पिन होती है, याद रखना ये। नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ एसआई यूनिट्स। अब एसआई यूनिट्स कितनी है ये पूछा है। स्टैंडर्ड एसआई यूनिट आपकी 7 होती हैं। 7 कौन कौन सी? मैं आपको बता दूं कि एक तो होती है आपकी मीटर। ठीक है, 7 को लिख के बता देता हूँ मैं। एक तो होती है आपकी मीटर जिसको हम डिनोट करते हैं एम से। दूसरी होती है आपकी किलोग्राम, ठीक है, जिसको आप डिनोट करते हो केजी से। तीसरी होती है आपकी सेकंड्स जिसको आप एस से डिनोट करते हो। और चौथी होती है आपकी केल्विन जिसको आप के से डिनोट करते हो। और पांचवी होती है आपकी एम्पियर जिसको आप ए से डिनोट करते हो। और छठी होती है आपकी मोल, ठीक है, जिसको आप एम से डिनोट करते हो। एम क्या? मोल ही, इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं MOL से। उसके बाद एक होती है आपकी नंबर 7 कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला, उसको आप CD से डिनोट करते हो। इस तरीके से हमारी जो है ना 7 स्टैंडर्ड SI यूनिट होती है, बेसिक SI यूनिट। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द मटेरियल ऑफ वायर विच आर मेकिंग फॉर द रेजिस्टेंस यूजुअली। मतलब कि रेजिस्टेंस के बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? ये मैग्नीज यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मैगर इज़ एसेंशियली ए। मैगर क्या है? देखिए, हम कौन से आज हम कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं? आज हम मेज़रमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, किसके क्वेश्चन कर रहे हैं? मेजरमेंट के। मेजरमेंट के शायद लगभग 12 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 8 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। देखिए, मेगर क्या है? मेगर जो है आपका मेगा ओम है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज़ यूज एज एन। देखिए, जिस क्वेश्चन में समझाने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट याद करने होते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। अदरवाइज जिसमें 1% भी आपको मतलब मुझे लगता है कि उसमें समझाने की ज़रूरत है तो उसमें समझा रहा हूँ। अब है आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज़ एन। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होती है? देखिए, मूविंग आयरन जो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है। आपके अब है आपका 2 पार्ट टैरिफ इज यूज फॉर। 2 पार्ट टैरिफ किसके लिए यूज किया जाता है? एक्चुअली जो आपका टैरिफ होता है, ठीक है, 2 पार्ट टैरिफ हमेशा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए यूज किया जाता है। 2 पार्ट टैरिफ क्यों बोला इसमें? इसमें 2 पार्ट्स होते हैं।
जो पहला पार्ट होता है वो आपका फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब वो टाइम के अनुसार वेरी करता है। ठीक है, वेरिएबल होता है। एक होता है फिक्स अमाउंट, एक होती है आपकी रनिंग अमाउंट। क्या बोलते हैं इसको? रनिंग अमाउंट बोलते हैं। तो एक रनिंग होती है, एक फिक्स होती है। तो इस तरीके से इसमें इसको टू पार्ट टैरिफ बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इंडस्ट्रियल के लिए थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका द ब्रिज इज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव। अब देखिए फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव अलग ही दिख रहा है कि जो आपका वेन ब्रिज होता है, आपने पढ़ा होगा, तो ये वेन ब्रिज जो है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ब्रिज इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ हाई क्यू इंडक्टर। हाई क्यू इंडक्टर के लिए कौन सा? देखिए हेज ब्रिज होता है हाई क्यू इंडक्टर के लिए। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा एक कि लो के लिए कौन सा यूज होता है? लो के लिए हम मैक्सवेल यूज करते हैं। कौन सा ब्रिज यूज करते हैं? मैक्सवेल फॉर लो के लिए। और हाई के लिए कौन सा है आपका? हाई के लिए आपका हेज ब्रिज है। याद करने का तरीका बताऊं तो एच से हाई, एच से हेज। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, देखिए अब हमने कितने 12 क्वेश्चन कर लिए, और 12 क्वेश्चन हमारे कौन से थे? मेजरमेंट के। तो मतलब मेजरमेंट का पार्ट हमने पूरा कर लिया। तो मेजरमेंट के क्वेश्चन कितने आते हैं? 12 क्वेश्चन आते हैं मेजरमेंट के हमारे पेपर में। ठीक है, ये हम कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे हैं? जो पेपर आया था एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, डेट थी आपकी 11/11/2018। नेक्स्ट हमारा जो है सेक्शन कौन सा चल गया? अब आपका सेक्शन चल गया कंट्रोल सिस्टम का। सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर आता है ये। कंट्रोल सिस्टम में कैसा है? पहला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ओवर डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड सिस्टम रेस्पेक्टिवली। ओवर डैम्प और अंडर डैम्प सिस्टम के लिए इसको जीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीटा। तो जीटा की वैल्यू क्या होती है? देखिए जो ओवर डैम्प की कंडीशन होती है, इसमें जो जीटा की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। और जबकि अंडर डैम्प की कंडीशन में क्या होता है? अंडर डैम्प की कंडीशन में जीटा की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच होती है, कुछ भी 0.8, 0.3, 0.7, 0.7, 0.8 तो हम नॉर्मल देखते हैं क्वेश्चंस में। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ से 0 से 1 के बीच होती है। कौन सी? अंडर डैम्प्ड की कंडीशन में। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एनी फिजिकल सिस्टम दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट फॉर द वेरिएशन इट्स आउटपुट इज एन। इसका आउटपुट क्या होगा जिसमें जो है ऑटोमेटिकली करेक्शन नहीं होता है? यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको समझाऊं तो जैसे ये आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में ये रही आपकी इनपुट, मान ली ये रही आपकी RS इनपुट, और ये रहा आपका CS आउटपुट। ठीक है, ये रहा आपका आउटपुट। तो जो आपका जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में आपने एक बार इनपुट दे दी। इनपुट देने के बाद यहाँ पे आपकी प्रोसेस हुई, और प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल में आउटपुट मिल गई। तो इसमें क्या हुआ? इसमें आपका ऑटोमेटिकली कहीं पे भी वेरिएशंस को करेक्ट नहीं कर पा रहे हम। जो इनपुट में से चला गया, अगर कुछ गलती भी है तो भी उस गलती के साथ ही हमें आउटपुट में दिखेगा। मतलब हम करेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल कुछ भी। लेकिन यहीं पर अगर मैं इस सिस्टम को ऐसे कर दूं, इसको ओपन लूप सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम। यहीं पर मैं इस सिस्टम को ऐसे कर दूं, ये रहे आपकी इनपुट की, ये रहा आपका आउटपुट CS, ये रहा आपका इनपुट RS। ठीक है, और ये रहा आपका, इसको GS मान लो आप। ठीक है, ये रहा आपका गेन सिस्टम का GS, और ये मान लो आप यहाँ से आपकी एक फीडबैक लगा दी हमने HS, फीडबैक का गेन हो गया। अब देखिए इस कंडीशन में आप समझिए थोड़ा सा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? यहाँ से आपका इनपुट आया और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस हुई, और ये आपका आउटपुट मिल गया यहाँ पे CS में। और जैसे ही आपका आउटपुट मिला, अगर आपको लगती है आउटपुट में कुछ ना कुछ गलती है, तो क्या होगा? वो यहाँ से फिर वापस हो जाएगा, और फीडबैक के थ्रू यहाँ पे फिर इनपुट में जाएगा, फिर उसके बाद फिर करेक्ट होकर फिर ये वापस आएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? ये ऑटो करेक्ट हो रहा है। क्या है ये? ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट हो जा रहा है। तो जो सिस्टम में ऑटो करेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम क्या? क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम।
ऊपर के सिस्टम में क्या हो रहा था, ओपन लूप सिस्टम था, उसमें अगर इनपुट पे से आउटपुट पहुंच गया तो आउटपुट पे से कोई भी रास्ता नहीं है कि दोबारा से आप उसको करेक्ट कर लो या इनपुट में भेज दो। तो हमने ये क्या होता है, ये आपका क्लोज लूप सिस्टम। तो अगर आपको बाई चांस यहाँ पे नोट न लगा होता क्वेश्चन में तो आप ऑटोमेटिकली करेक्ट बोल देता, तो वो लगाते हैं आप क्लोज लूप। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पर नोट ऑटोमेटिकली करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ओपन लूप सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। देखिए स्टेबिलिटी निकालने का आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा इस क्वेश्चन का, और एक आपको जो जनरली मेथड यूज करते हैं वो बताऊंगा। जनरल मेथड क्या यूज करते हैं, हम राउथ सर्विस निकालते हैं। राउथ सर्विस कैसे निकालते हैं, आर निकालते हैं। कैसे, ये क्या आपका एस क्यूब एस स्क्वायर एस प्लस 4। ओके, तो ये हो गया आपका एस क्यूब एस स्क्वायर एस की पावर 1 एस की पावर 0। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद इनके कोफिशिएंट को लिखते हैं कि इसका कोफिशिएंट 1 इसका भी 1 है, और इसका ये 4 हो गया आपका। तो ये हो जाएगा इवन वाले ओड वाले 1 और इवन वाले 1 और ये 4 आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पे नीचे की वैल्यू लिखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे लिखी जाती है, देखिए आप इसकी मल्टीप्लाई किससे करते हो, 1 से। 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं, तो 4 1 जा 4। फिर उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई फिर 1 से करते हैं, और 1 1 जा 1, और फिर इनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, और डिवाइड करते हैं इससे, जो यहाँ पर संख्या होती है। किससे डिवाइड होगा, ये 1 से। क्या करा हमने, 1 मिनट, यहाँ पे सबसे पहले हमने 4 फिर माइनस 1 तो 4 1 जा 4 माइनस 1, तो यहाँ पे प्लस का 3 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 3। और यहाँ पर क्या आएगा आपका, इधर की साइड ये वाली संख्या कैसे निकालते हैं, इस वाली संख्या में फिर हम वही काम करते हैं, इसको तो भूल जाते हैं, इसको तो भूल जाते हैं 1 4 को। अब की बार क्या करते हैं, यहाँ वालों की मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लो। जैसे मल्टीप्लाई करके तो 1 1 का 0 1, यहाँ पे 1 का 0 1, तो यहाँ पे तो 0 आएगा। इस वाली संख्या को निकालते हैं। यहाँ के लिए क्या करेंगे, यहाँ के लिए फिर वही काम करेंगे। ये 3 तो ले लो आप नीचे, ठीक है, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की करेंगे 1 के साथ, और 4 3 12 हो जाएगा। तो -12 0 -12, और बटे में क्या, बटे में आपका 3। तो बटे में 3 तो मतलब क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 माइनस के 4, क्या आ गया आपका, ये -4 आ गया, 4 के 12। ठीक है, तो -4 आ गया, और ये आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से ऊपर से देखते चल जाओ कितनी बार चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपका सिंबल चेंज हो रहा है ना, ये प्लस था, प्लस से माइनस हुआ, माइनस, ठीक है, प्लस से माइनस हुआ, 1 टाइम चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सिस्टम हमारा अनस्टेबल है। ठीक है, कौन सा सिस्टम है, ये अनस्टेबल सिस्टम है। वहीं पर आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ इसका। देखिए, जब ये शॉर्टकट मेथड तभी अप्लीकेबल होगा जब ये पावर 3 में होगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं शॉर्टकट मेथड, बताता हूँ आपको, +4। शॉर्टकट मेथड क्या बताता है, शॉर्टकट मेथड कहता है जब आपका कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हो कि ये 3 पावर हो, तो क्या करो, एक्सटर्नल कोफिशिएंट मतलब s की क्यूब के साथ 4 की मल्टीप्लाई कर दो, इसके एक्सटर्नल वाले। ठीक है, ये मान लो हम एक्सटर्नल है, और ये आपके इंटरनल कोफिशिएंट है 1 1, इसका इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। यदि आपका एक्सटर्नल कोफिशिएंट बड़ा आ जाता है किससे, इंटरनल कोफिशिएंट से। क्या आ जाता है, एक्सटर्नल कोफिशिएंट आपका बड़ा आ जाता है इंटरनल कोफिशिएंट से, तो उस कंडीशन में अनस्टेबल होगा सिस्टम। कैसा सिस्टम होगा उस कंडीशन में, अनस्टेबल होगा। तो वहीं पे जब आपका एक्सटर्नल कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब एक्सटर्नल कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन बड़ा आ जाता है किससे, इंटरनल से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका अनस्टेबल होगा। ओके, अगर बाई चांस आपका एक्सटर्नल छोटा आ जाता इंटरनल से, तो तब बताता हूँ क्या होता, तब आपका सिस्टम स्टेबल होता। कैसा होता, स्टेबल। वहीं पे अगर बराबर आ जाते तो क्या होता,
यदि बराबर आ जाते हैं ना एक्सटर्नल और इंटरनल, तो उस कंडीशन में मार्जिनली स्टेबल होता है। क्या होता है? मार्जिनली स्टेबल। ठीक है भाई, ये होती है कंडीशंस। तो अब यहाँ पर हमारा सिस्टम कैसा है, यहाँ पर देखो एक्सटर्नल की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4, इंटरनल की करो, इंटरनल की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन बन रही है वो एक्सटर्नल ग्रेटर देन इंटरनल बन रही है। एक्सटर्नल ग्रेटर देन इंटरनल में मैंने क्या बताया था, सिस्टम क्या होगा, सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट मेथड है। बस ये देखो, मल्टीप्लाई करो 4 एकम 4, अंदर की मल्टीप्लाई करो 1 एकम 1, 4 बढ़ाए 1 से, इसका मतलब क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ऑप्शन थर्ड आंसर। कितनी जल्दी निकल गया। और राव सर्विस से निकालना है तो राव सर्विस को मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है आपका द फेज शिफ्ट ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम विथ ट्रांसपोर्ट फंक्शन 1/s²। देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर क्या होना चाहिए था इसका, 1/x² है। अगर आपका s² ऐसे होता तो होता है आपका प्लस के 180, क्योंकि एक s की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होती है। तो इसका मतलब 2s है तो 180 डिग्री होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 1/ में है तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, -180 डिग्री हो जाएगी। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग ये आपका ये वाला आंसर नहीं, आंसर कौन सा होना था आपका, आंसर इसको 1 मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर मिस्टेकेड है। सही आंसर क्या होना था, ये होना था फर्स्ट वाला, सॉरी फोर्थ वाला। तो कौन सा ऑप्शन होना था, ऑप्शन फोर्थ, -180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज एंगल इज़ 180 डिग्री कॉल्ड। अच्छा, जिसका फेज एंगल 180 डिग्री होता है उसका फेज कोस और फ्रीक्वेंसी होता है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट है आपका डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन इफ़ द इम्पल्स रेस्पॉन्स e⁻² -2t है। मतलब कि यदि इम्पल्स रेस्पॉन्स ht की वैल्यू आपकी e⁻−2t है तो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन बताओ क्या होगा। देखिए मैं आपको समझाऊं तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन इससे लाप्लास निकाल दो आप ht का, मतलब कि इम्पल्स रेस्पॉन्स का, वही आपका क्या निकल जाता है, ट्रांसफ़र फंक्शन। तो जैसे ही आप लाप्लास निकाल लोगे e⁻−2t का, क्या होता है e⁻−2t का लाप्लास, ये होता है 1/s+2, ये प्रॉपर्टी होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन पहला, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कंट्रोल सिस्टम के 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 के 6 कवर कर लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगती है, आपको फ़ायदा हुआ है इससे, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों की भी हेल्प हो सके वीडियो से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।